हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय को पढ़ेंगे। आज हम हिंदी विषय को पढ़ेंगे और हिंदी विषय में आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आज हम राजन सीरीज के राजन सीरीज के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लास को देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस भी कराया है, प्लस प्रैक्टिस भी कराई है, तो आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामसिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामसिक शब्द। और इस मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास को संक्षेप रूप में संक्षिप्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। यानी कि किसी भी शब्दों को क्या करना, एक संक्षिप्त रूप में लिखना। क्या करना? शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता, चतुरानन, लंबोदर। अब हम इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा समास निहित है। माता पिता में कौन सा समास निहित है? माता पिता में द्वंद्व समास निहित है। कौन सा समास निहित है? द्वंद्व समास निहित है। इसी प्रकार से माता पिता हो गए, रामकृष्ण हो गए। ठीक है, रामकृष्ण हो गए, भाई बहन हो गए, पाप पुण्य हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है? ऐसे शब्द में द्वंद्व समास उपस्थित होता है। नेक्स्ट उदाहरण है चतुरानन। चतुरानन में कौन सा समास निहित है? तो इसमें द्विगु समास निहित है। कौन सा? द्विगु समास निहित है, जिसमें क्या हो? जो संख्यावाचक हो, जिसमें क्या हो? पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे चतुरानन, चौराहा, सप्तद्वीप, त्रिभुवन, सप्तमंजिल। तो ये क्या हो गए? ये द्विगु समास के उदाहरण हो गए। लास्ट हमारा लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इसमें कौन सा समास निहित है? बहुब्रीहि। कौन सा समास निहित है? बहुब्रीहि समास निहित है। ठीक है, इसी प्रकार से लंबोदर है, महात्मा है, महान है जो आत्मा, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। ठीक है, इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मन में भाव लेके आते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, उनको किसी में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मौलिक लेखन कहलाता है। आगे देखते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? मौखिक लेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लोक कथा से क्या लाभ होता है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथाओं से। ठीक है, आंसर देखते हैं। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक और शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। लोक कथाओं के माध्यम से क्या किया जा सकता है? उनके माध्यम से बच्चों में धार्मिक और शिक्षाप्रद भावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। किसके माध्यम से? लोक कथाओं के माध्यम से। ठीक है, लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों में धार्मिक और शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाचन कितने प्रकार के होते हैं। वाचन
कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। वाचन 2 प्रकार के होते हैं। वाचन 2 प्रकार से होते हैं। पहला है श्वासोर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। पहला है श्वासोर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। मैंने अपनी क्लासेस में टॉपिक वाचन टॉपिक को कंप्लीट कराया है। अगर आपने मेरा डीपली क्लास लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस क्लास को हमारे टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल पर जाकर उसके माध्यम से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो पहला क्या है? श्वासोर वाचन और दूसरा मौन वाचन। श्वासोर वाचन वो होता है जो हम बोल बोल कर करते हैं। क्या होता है? जो हम बोल बोल के करते हैं और जिसमें ध्वनि होती है, जिसमें ध्वनि होती है। जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो ये कौन सा वाचन है? तो ये श्वासोर वाचन है। कौन सा वाचन है? ये श्वासोर वाचन है। इसी प्रकार से मौन वाचन वो होता है जो ध्वनि रहित होता है। जो ध्वनि रहित होता है। जो कैसा होता है? ध्वनि रहित होता है, जिसमें शोर शराबा नहीं होता है और इसे हम कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है। और श्वासोर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन जो होता है वो काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, काफ़ी लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो आंसर देख लेते हैं। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। पहली है सार्थक ध्वनि और दूसरी है निरर्थक ध्वनि। पहली है सार्थक ध्वनि और दूसरी है निरर्थक ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो अपने भावों आंसर देख लेते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना। क्या होता है? ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। इन ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो आप उसमें आंसर देंगे शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। और अपने डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित यानी कि दूसरे तक पहुंचाने तक हेतु जिन ध्वनियों का उपयोग हम करते हैं उन ध्वनियों के मेल को, जो ध्वनियों के मेल होते हैं उन ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या तात्पर्य है? गतिविधियों से पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? आंसर देख लेते हैं। शिक्षण कार्य में यही विधि उपयोगी मानी जाती है। शिक्षण कार्य में गतिविधि आधारित विधि जो होती है वही क्या होती है? उपयोगी मानी जाती है, जिसमें शिक्षण और छात्र दोनों क्या हों? क्रियाशील हों। इसका मतलब ये है कि जब कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं यानी कि क्रियाशील होते हैं। ठीक है, दोनों क्रियाशील होते हैं तो उस समय गतिविधि पर आधारित शिक्षण किया जाता है और यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए जैसे प्रश्नोत्तर विधि इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा लगाकर, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव, अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा के द्वारा, जब हम समय समय पर बाल सभाएं लगाकर हम बच्चों का क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय की पत्रिका, विद्यालय की किताब यानी कि पत्रिका के माध्यम से, वाद विवाद पर प्रतियोगिता, बच्चों से भाषण की प्रतियोगिता कराकर भी हम क्या कर सकते हैं? बच्चों की गतिविधियों का क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंत्याक्षरी है, वार्षिक उत्सव है, अन्य समारोह में बच्चों की भागीदारी करके उनका हम मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य का अर्थ लिखिए। आंसर देखते हैं। जिस रचना में छंद, शास्त्र और गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते, जिनमें क्या हो? छंद, शास्त्र और गढ़ के क्या ना हो?
बंधन ना हो, इन सबके बंधन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे गद्य कहा जाता है। इसी प्रकार से एक डेफिनेशन और जाएगी और आ जाए कि पद्य किसे कहते हैं, तो पद्य उसे कहते हैं जिसमें जिसमें छंद शास्त्र, ठीक है, जिसमें शास्त्र के गढ़ मात्राएं, जिसमें छंद शास्त्र मात्राओं, शास्त्र के गढ़ मात्राएं ये सब होते हैं, ठीक है, इनका बंधन नहीं, मतलब ये सब होते हैं पद्य में, ये सब होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम पद्य कहते हैं। जबकि गद्य क्या होता है, गद्य में क्या होता है, जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ और मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं। गद्य में क्या आता है, कहानी है, ठीक है, कहानी वगैरह आते हैं, जबकि पद्य में कविताएं आती हैं, जबकि पद्य में क्या आती हैं, कविताएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। आंसर देखते हैं। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सूक्ष्म पाठ के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पहला पॉइंट है हमारा, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा है शब्दकोश में वृद्धि, शब्दकोश में वृद्धि करना चाहिए, बच्चों की शब्दकोश में वृद्धि करना चाहिए। सूक्ष्म पाठ में क्या उद्देश्य होते हैं, उसके उद्देश्य यही होते हैं कि वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग होना, ठीक है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होना। नेक्स्ट है मुहावरे, लोकोक्तियां, सूतियां इत्यादि का ज्ञान होना। बच्चों में क्या करना चाहिए, सूक्ष्म पाठ में क्या करना चाहिए, इसके मुख्य उद्देश्य ये होते हैं कि बच्चों में वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग कराना चाहिए, उनके शब्दकोश में वृद्धि करानी चाहिए और मुहावरे, लोकोक्तियां, सूतियां आदियों का इत्यादि का ज्ञान बच्चों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण को लिखिए। आंसर देखते हैं, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे अथवा अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर दे, अर्थात अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि शब्दांश वो होते हैं जो कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें या उसके अर्थ की विशेषता को, मतलब उसके अर्थ की विशेषता को स्पष्ट कर दें तो उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमर, जैसे आ, ठीक है, अमर, यहाँ पे गलत लिखा है, थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, यहाँ पर होगा आ मर, ठीक है, आ मर, जिसमें आ जो है वो उपसर्ग है, आ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, इसमें मर को लगाकर इसके अर्थ को प्रकट कर दिया, क्या किया है, अमर कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से अतिक्रमण, अतिक्रमण, अति क्या है, उपसर्ग शब्द है और क्रमण, ठीक है, क्रमण को जोड़कर क्या बनता है, अतिक्रमण बनता है। नेक्स्ट है हमारा अनैतिक, नैतिक से क्या बना, अनैतिक, उपसर्ग का प्रयोग करके हमने अनैतिक का निर्माण किया, ठीक है। इसी प्रकार से न्याय आलय, न्याय आलय, ठीक है, कौन सा आलय, न्याय वाला आलय, तो न्याय क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, कौन सा आवरण, पर्यावरण यानी कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, इसमें क्या परि क्या है, ये उपसर्ग शब्द है। इसी प्रकार से और उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं, जैसे अति है, ठीक है, अति है, प्रति है, प्रा है, ठीक है, आ है, वाह है, वे है, ये सभी क्या है, ये सभी उपसर्ग शब्द हैं, क्या है, उपसर्ग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सामसिक पद किसे कहते हैं। सामसिक पद किसे कहते हैं, आंसर देख लेते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर मिलकर एक शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे चाय और नाश्ता, ठीक है, चाय और रास्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये सभी क्या है, सामसिक पद हैं, इन्हें समास भी कहते हैं।
इन्हें समास भी कहा जाता है। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक संक्षेप रूप में लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्पुरुष में 2 और समास उपस्थित होते हैं। पहला है कर्मधारय समास, ठीक है, पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। दूसरा क्या है? द्विगु। तो ये मुख्य रूप से कितने हो गए? 6। इनकी संख्या होती है 6। तत्पुरुष समास जो होते हैं उसमें कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे सभी बच्चों का रिवीजन आसानी से एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा का अर्थ और भेद बताइए। संज्ञा का अर्थ एवं भेद को बताइए। आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं, वे शब्द जिनमें व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान, वस्तु आदि का बोध हो, आदि के नाम का बोध हो, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा का एक नाम ये भी तो है, संज्ञा को एक नाम ये भी तो कहते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम के बोध को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपने मेरी कंप्लीट क्लास नहीं देखी है, अगर आपने मेरी संज्ञा और सर्वनाम की कंप्लीट क्लास नहीं देखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकार को एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में ही जाना जाता हो, ठीक है, उसके बारे में, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ही बोध हो, ठीक है। इसी प्रकार से जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध हो, जैसे कि मनुष्य एक जाति है, ठीक है, मनुष्य एक जाति है। इसी प्रकार से भाववाचक, जिसमें भाव का वर्णन हो, ठीक है, भाव का वर्णन हो, ठीक है। नेक्स्ट है समूहवाचक, जिसमें ग्रुप का बोध हो, जैसे दल, टुकड़ी, ठीक है, दल, टुकड़ी, भीड़, ये क्या है? ये समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। नेक्स्ट है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें क्या होता है? ठोस, द्रव व गैस के तत्व होते हैं, जैसे कि ठोस में कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से द्रव में दूध हो गया, पानी हो गया, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और गैस में क्या हो गया? वायु हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, तो ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम का अर्थ बताइए। अब हम सर्वनाम का अर्थ को देख लेते हैं। सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं, ठीक है, या प्रयोग किए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम कितने होते हैं, तो एग्जाम में आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। जैसे मैं है, जैसे मैं, तू या तुम, ठीक है, आप, यह, वह, जो, सो, ठीक है, जो, सो, कोई, कुछ, ठीक है, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी क्या हैं? ये सभी 11 सर्वनाम शब्द हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम की संख्या क्या होती है और उनके नाम बताइए, तो आप उसमें बताएं कि इनकी संख्या होती है 11, और मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सभी क्या है?
सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है 11। आगे देखते हैं, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उनसे, इनसे, किनसे इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के प्रकार बताइए। अब हम सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें क्या हो? पुरुष जाति का बोध हो, अर्थात जिसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या हो? अपने आप या आप का बोध हो, आप या स्वयं का बोध हो, तो उसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसमें क्या हो? संबंध का बोध हो, जैसे जो और सो। क्या हो? जो और सो जैसे शब्द आए तो उसमें कौन सा सर्वनाम उपस्थित होता है? संबंधवाचक सर्वनाम उपस्थित होता है। जैसे जो देता है सो लेता है। ठीक है, सो लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, जिसमें क्या हो? प्रश्न को पूछा जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या है? जिसमें कोई कुछ आए, कोई कुछ जैसे शब्द आए, जैसे कि कोई आया है, कुछ सामान ले आओ, बाजार से कुछ सामान ले आओ। ठीक है, इसी प्रकार से निश्चयवाचक में क्या होता है? यह वह जैसे शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होता है? निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम उपस्थित होता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया के भेद लिखिए। आंसर देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्या होती है? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो कर्म के आधार पर तो हमने देख ही लिए हैं कि कर्म के आधार पर क्या होते हैं? सकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को देख लेते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। ये हो गए हमारे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रणार्थक, ठीक है, प्रणार्थक कहेंगे या प्रेरणा प्रदत्त कहेंगे। ठीक है, संयुक्त क्रिया, तीसरी है नाम धातु क्रिया और चौथी है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर दे रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द्वुत पाठ का अर्थ क्या है? आंसर देख लेते हैं। द्वुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना या पढ़ना। क्या होता है? द्वुत वाचन किसे कहते हैं? द्वुत वाचन वो होता है जो कम समय में किया जाता है, जो कम समय में अधिक से अधिक किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिक से अधिक किया जाता है। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक वाचन करना, पाठ पढ़ना या फिर
पढ़ना, ये सभी क्या है, द्वंद्ववाचन का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। आंसर देखते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना। व्यक्ति द्वारा अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना, दूसरों के प्रति दूसरों के समक्ष प्रकट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा और वाणी के रूप में, भाषा और वाणी के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या करना, उन विचारों को प्रदान करना क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। आंसर देख लेते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का उपयोग करता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, जिस ध्वन्यात्मक संकेत या साधन का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए, किस प्रकार से हम मौखिक अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। विचार विमर्श के माध्यम से हम मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। एक दूसरे के समक्ष क्या कर सकते हैं, अपने विचारों और भावों को प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वार्तालाप। नेक्स्ट है वार्तालाप। वार्तालाप के माध्यम से हम अपने विचारों, अपने हृदय में उत्पन्न जितने भी विचार हैं, भाव हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार से वाद विवाद है, चर्चा परिचर्चा है, कविता पाठ है, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के क्या हैं, साधन है। इनके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। आंसर देखते हैं। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण आदि, ये सभी क्या हैं, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति में हम सार लेखन के माध्यम से, पत्र लेखन है, कहानी है, आत्मकथा है, इस सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लिखित अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। आंसर देख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति भाषा का क्या है, स्थायी रूप है। लिखित अभिव्यक्ति भाषा का एक स्थायी रूप है। इसको हम एक समय या फिर प्राचीन समय के बाद, समय बीत जाने के बाद भविष्य में इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक स्थायी रूप है। इसीलिए ये क्या है, एक स्थायी रूप है। आगे देखते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक से अधिक समय तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। इसको हम फिर से देख लेते हैं। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति भाषा का क्या है, एक स्थायी रूप है। स्थायी रूप क्यों है, क्योंकि ये हम अपने विचारों को भविष्य में, ठीक है, भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से अन्य अमूल्य विचारों को अधिक से अधिक समय तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मानवीय विचारों अभिव्यक्ति स्थायी, ठीक है, मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य अभिव्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अक्षर का अर्थ है। अक्षर का अर्थ है, अक्षर क्या होता है, अक्षर का अर्थ क्या होता है, जिसका क्षर ना किया जा सके, जिसका क्षर ना किया जा सके, जिसका क्षर ना किया जा सके। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं। जो नाशवर ना हो, जो नाशवान ना हो, उसे क्या कहते हैं, नाशवान, यानी कि जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते,
उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना। क्षर का अर्थ क्या होता है? नाश होना। जबकि आ का अर्थ होता है नहीं। जबकि ना का अर्थ होता है नहीं, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है। अक्षर मिलकर क्या करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। अक्षर मिलकर क्या करते हैं? अक्षर मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट करना। ठीक है, ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। आगे देखते हैं। या वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको हम तोड़ ना सकें। ठीक है, जिसको तोड़ा ना जाए, यानी कि जिसको टुकड़ों में विभाजित ना किया जाए, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम वर्ण को एक बार और परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रकार से एग्जाम में एक और पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? मौखिक इकाई क्या होती है? तो उसे आप क्या बताएंगे? उसे आप बताएंगे ध्वनि। आप बताएंगे ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शब्द की व्याख्या कीजिए। आंसर देखते हैं। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह या संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह या संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देख लेते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा है वर्णात्मक शब्द। क्या है? पहला होता है ध्वन्यात्मक शब्द जिसमें ध्वनि स्वरूप हो, ठीक है, और दूसरा है वर्णात्मक जिसमें वर्ण स्वरूप हो। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा उचित स्वर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं। शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किए जाते हैं उन्हें आदर्श वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। अनुरक्ति तथा निस्सीम शब्दों का विलोम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। अनुरक्ति का क्या होता है? थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पे। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति। जबकि निस्सीम का होता है असीम। क्या होता है? असीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आंसर देख लेते हैं इसका। विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए जिन विस्मयवादिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयवादिक चिन्ह कहते हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। विस्मय,
पीड़ा यानी कि कोई दुख हो या अत्यधिक हर्ष या कि खुशी हो, घृणा हो, ऐसी चीज़ों का जब बोध कराया जाता है तब क्या उसे क्या कहते हैं, तब उसमें विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सम उपसर्ग में बनने वाले शब्दों के नाम लिखिए। ठीक है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, ठीक है, पहला है संसार, संसार। ठीक है, उपसर्ग सम से बनने वाला शब्द क्या है, संसार। कैसे बनता है, जब सम उपसर्ग सार में मिलता है, जब सम उपसर्ग सार में मिलता है, ठीक है, मिलता है, तब क्या बनता है, समसार यानी कि संसार बनता है। नेक्स्ट क्या है, समगीत, जब गीत में सम उपसर्ग का प्रयोग करके एक नया अर्थ बना संगीत। इसी प्रकार से सम्मान यानी कि सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आंसर देख लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए, तो आंसर देख लेते हैं। प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। इसी प्रकार से प्रेमचंद की और कथाएं और का उपन्यास प्रेमचंद्र का, इसी प्रकार से प्रेमचंद्र की और भी कृतियों को देख लेते हैं। उनका उपन्यास क्या है, उनका उपन्यास गोदान है, उनके उपन्यास गोदान है, गवन है, ठीक है, गवन है, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रेमचंद्र की क्या है, कृतियां हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करते हुए इसको समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर देखते हैं। अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना, इसका अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा होना। अब हम इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। रूपचंद्र के पास एक ही तो लड़का था, वह भी दुर्घटना में चला गया, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अंधे की लकड़ी का मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, प्रसंगोचित शब्द के समास का उदाहरण है। प्रसंगोचित शब्द के समास का उदाहरण है, प्रसंग से गोचित। ठीक है, प्रसंग से गोचित। ठीक है, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो छ का प्रयोग, छ वर्ण जो है वो क और शा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, क शा से मिलकर बना है। इसे क्या कहते हैं, क शा यानी कि कशा। ठीक है, इसे कशा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आप अगर दोनों आए आपके ऑप्शन में, अगर एग्जाम में आपको 2 ऑप्शन इस प्रकार से आए, तो आप इस पर टिक लगाएं। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द्वुत पाठ का क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना, यानी कि कम समय में अधिक पढ़ना। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना। क्या होता है इसका अर्थ, अधिक से अधिक पढ़ना या वाचन करना क्या कहलाता है, द्वुत पाठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विशेषण की परिभाषा उसके भेद लिखिए। विशेषण की परिभाषा तथा उसके भेदों को लिखिए। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता सुंदर है, जैसे
सीता सुंदर है। तो इसमें क्या विशेषता बताई गई है कि सीता जो है उसकी विशेषता बताई गई है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं। अब हम विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण दोष के बारे में हमें पता लगे। ठीक है, जिसमें गुण दोष की विशेषता बताई जाए। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। ठीक है, तीसरा है संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो। चौथा है संकेतवाचक और पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। पांचवा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। वचन की परिभाषा, शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या एक से अधिक होने का बोध हो। शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं वचन के प्रकार। वचन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग की परिभाषा दीजिए। ये भी देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर 20 में आया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बना है कि लिंग किसे कहते हैं। अब हम लिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं और इसके लिंग, लिंग शब्द का वह रूप है, लिंग शब्द का वह रूप है जिसके अंतर्गत पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरलिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सास्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सास्वर वाचन किस प्रकार से किया जाता है? तो आंसर देख लेते हैं। सास्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से सास्वर वाचन को हम कर सकते हैं। सास्वर वाचन क्या होता है? इसमें प्रथम क्या होता है कि एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे। इसमें एक ही व्यक्ति किसी लिखित वाक्य का क्या करता है? वाचन करता है। जैसे कथा वाचन, जैसे कथा है, रामायण होती है, उसमें एक ही व्यक्ति करता है। ठीक है, कथा है, हवन है, तो इस प्रकार के क्या होते हैं? इसमें एक व्यक्ति के द्वारा वाचन किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ कराना। ठीक है, बालकों द्वारा एक एक करके उनसे क्या करना? गद्यांश या पद्यांश को पढ़वाना। तो ये क्या है? सास्वर वाचन इस प्रकार से किया जा सकता है। दूसरी प्रकार से कैसे कर सकते हैं? दूसरे प्रकार से सास्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। जैसे असेंबली में, जैसे असेंबली यानी कि प्रेयर में बच्चे जब राष्ट्रगान गाते हैं या प्रेयर करते हैं, तब क्या होता है? तब बहुत से बच्चे या बालक या व्यक्ति यानी कि टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, ये सभी साथ में मिलकर बोले। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको सास्वर वाचन कहेंगे। क्या कहेंगे? सास्वर वाचन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग हैं? तो आंसर देख लेते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। वाक्यों के द्वारा भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। ये 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार से कैसे होते हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? खेत में खूंखार भेड़िया आ गया। ठीक है, खेत में खूंखार भेड़िया आ गया। ये हमारा क्या हो गया?
ये हमारा हो गया एक वाक्य, ठीक है। इसमें हम उद्देश्य और विधेय को छांटेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें जो खूंखार भेड़िया है, इसमें जो खूंखार भेड़िया है वो क्या हो गया, वो हो गया उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य। अब हम इसमें उद्देश्य और विधेय को छांट लेते हैं और इसमें खेत और आज्ञा हो जाएगा इसका विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय, ठीक है। तो खूंखार भेड़िया क्या हो गया, उद्देश्य, और खेत में आज्ञा हो गया हमारा विधेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पद क्रम का अर्थ क्या है, पद क्रम का अर्थ क्या है। आंसर देख लेते हैं। शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को क्या कहते हैं, पद क्रम कहते हैं। शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य, वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि संयुक्त वाक्य आखिर होते क्या हैं। तो दो या दो से अधिक वाक्य जैसे किस किस से जुड़े हों, जैसे और, इसकी पहचान देख लेते हैं। जैसे और है, एवं है, तथा है, वा, या, ठीक है। ऐसे शब्दों, अतः, नहीं, इसलिए, लेकिन ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं तो उसमें कौन सा वाक्य होता है, उसमें संयुक्त वाक्य निहित होता है। क्या होता है, संयुक्त वाक्य निहित होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम घर गया, राम घर गया और सो गया, और सो गया, ठीक है। तो इसमें जो और है, जिसमें जो और है वो क्या है, वो हमारा संयुक्त वाक्य है। क्या है, वो हमारा संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य वे होते हैं जो किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि और है, एवं, तथा, वा, या इसीलिए। ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा अधिक उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जब आए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित यानी कि अधिक उपवाक्य होते हैं, तो उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जिसमें की हो, जो, ठीक है, जो, सो, जैसे, वैसे, जिसकी वैसी, जब तक तुम घर आए तब तक मैं चला गया था, इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रत्येक योगासन करना चाहिए, डॉक्टर ने क्या कहा कि प्रत्येक योगासन करना चाहिए। इसमें की क्या है, इसमें की मिश्रित वाक्य है। क्या है, मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। आंसर देख लेते हैं। स्वर वे होते हैं जो किसी भी अक्षर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, जो किसी भी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाएं, जो किसी बिना अक्षर की सहायता से बोले जाएं, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या कहलाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अंश और अस शब्द का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। अंश मतलब होता है भाग, किसी भी वस्तु का भाग, ये क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। जबकि अंश में क्या होता है, अस का मतलब होता है कंधा, क्या होता है, कंधा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? हम स्वर की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वर का अर्थ, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, यानी कि स्वतंत्र रूप से हो सके, यानी कि स्वतंत्र रूप से हो सके, जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में के विलोम शब्द लिखिए। जैसे उत्थान और मूक, उत्थान और मूक का विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? पतन। और मूक का क्या हो जाएगा? मूक यानी कि कम बोलने वाला, और बाचाल ज्यादा बोलने वाला। बाचाल क्या हो जाएगा? बाचाल क्या हो जाएगा? ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। आ शब्द, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्दों को लिखिए। तो आ से क्या बना? आ से बना आजन्म। ठीक है, आजन्म है, आगमन है, आकाश है। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे, उदाहरण के लिए हम, तुम, मैं, तुम, वह, उन्होंने, उनसे, ऐसे शब्द जब आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी प्रैक्टिस इस क्लास से कर सकें। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों की दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। विषय वस्तु और शैली के आधार पर पत्रों को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पत्र दो प्रकार के होते हैं? पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, प्रतिकूल हो गया, प्रतिछाया है, प्रतिक्रिया है। ठीक है, प्रतिक्रिया, प्रतिकूल, प्रति एक। ठीक है, प्रति एक। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कारक, का अक, कार प्लस अक। ठीक है, कार अक। ठीक है, कारक। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, ईशा ने पत्र पढ़ा। यहाँ पर पढ़ा होगा, पछा नहीं होगा। ठीक है, ईशा ने पत्र पढ़ा में कौन सा लकार प्रयुक्त है? ईशा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा इसका लड लकार। कौन सा लकार हो जाएगा? लड लकार, यानी कि भूतकाल, यानी कि जिसमें भूतकाल का बोध हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? बालक तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बालक की विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? बालक के दौड़ने की। इसमें बालक के दौड़ने की विशेषता बताई, किसकी? बच्चे की दौड़ने की विशेषता को बताया गया है। ठीक है, बच्चे की दौड़ने की विशेषता, यानी कि वो तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, विशेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, वर्णन शब्द दो पर्यायवाची लिखिए। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो वर्णन का अर्थ होता है कथन या आख्यान या व्याख्यान। ठीक है, व्याख्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। आंसर देख लेते हैं। सर्वनाम,
कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम हैं, आप, तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के स्थान पर किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, खाता है। ठीक है, तो इसमें राम राम का प्रयोग 2 बार किया गया है, तो इस राम को खत्म करने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बह, यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? बह का। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द का उदाहरण हो गया कि राम स्कूल जाता है, बह खाना खाता है, बह खाना खाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखिए। तो पहला है प्रचार, प्रसार, प्रदीप। ये क्या हो गए? प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, प्रचार, प्रदीप, ठीक है, प्रयोग, योग से क्या बना? ठीक है, योग में हमने प्रा प्रयोग करके, प्रा उपसर्ग का प्रयोग करके इसमें क्या निर्माण किया? प्रयोग बनाया। क्या? प्रा में योग शब्द को जोड़कर हमने क्या बनाया? प्रयोग का निर्माण किया। ठीक है, प्रा उपसर्ग का प्रयोग करके हमने प्रयोग का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, प्रत्यय किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्लास को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। बे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक, जैसे लौकिक में इक प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लौकिक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, लोक इक। ठीक है, तो इसमें इक क्या है? प्रत्यय शब्द है। इसी प्रकार से मित्रता, इसी प्रकार से मित्रता में ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत या कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। पहला क्या है? कृदंत या कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट इधर 17 में और 20 में आए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? अब हम आंसर देख लेते हैं इसका। काल के प्रकार या काल की अवस्थाएं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं। क्या होता है? जब शिक्षक के द्वारा किसी पाठ्यक्रम को पढ़ा जाता है और उसको सुनकर जब बच्चे बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मौन वाचन और स्वस्वर वाचन के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपने पूरी क्लास नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर कंप्लीट क्लास को देख सकते हैं। वहां मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके माध्यम से आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। मौन वाचन के उद्देश्य, मौन वाचन का पहला उद्देश्य दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। यानी कि मौन वाचन वो होता है जिसमें क्या होता है? ध्वनि रहित होता है। जो ध्वनि रहित होता है किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा पहुंचाए हुए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अवकाश के क्षणों में इसका प्रयोग करना चाहिए। अवकाश के क्षणों में मौन वाचन का प्रयोग, अवकाश के क्षणों में मौन वाचन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर 17 में भी आया और 16 में भी आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी 2025 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है।
इसी प्रकार से 2016 में ये बना है कि पुरुषवाचक किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। ठीक है, 2019 में भी आया है कि पुरुषवाचक किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष संबोधित करता हो, तथा व्यक्ति विशेष को क्या करता हो, संबोधित करता हो, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, जो बोलने वाला हो, जैसे कि मैं और तुम, मैं, जैसे मैं और हम, जैसे मैं और हम, ये क्या उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसे बोला जाए, जैसे तू है, तुम है, आप, जैसे तू, तुम, आप, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आते हैं। ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। हम लास्ट देखते हैं। लास्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। जैसे वे, वह, उसने, उन्होंने, ये सभी शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, अर्थात जिसके विषय में बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्दों को बनाइए। आंसर देख लेते हैं। अधि उपसर्ग के 4 शब्द। अधि उपसर्ग का प्रयोग करके 4 शब्द। पहला है अधिपति। पहला क्या है, पहला है अधिपति, जिसमें अधि क्या है, अधि उपसर्ग है। अधि क्या है, उपसर्ग है। इसमें पति में जब हम अधि को जोड़ देंगे तब क्या बनता है, अधिपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अधिनियम। अधिनियम, नियम में अधि उपसर्ग का प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया, अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा अधिइन, यानी कि अधीन। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा अधिष्ठाना। अधिष्ठाना यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता। क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता। ठीक है, और देख लेते हैं इसके और उदाहरण देख लेते हैं। इसके हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अधिकार। ठीक है, जब कार में अधि को जोड़ दिया तो क्या बन गया, अधिकार। इसी प्रकार से अधिवेशन, इसी प्रकार से अधिवेशन। तो ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, इन सभी में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। इसका हम आंसर देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण के नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या बताया गया है, दौड़ने की विशेषता बताई है कि खरगोश कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पिताजी घूमने जा रहे हैं। पिताजी तेज घूमने जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, कैसे घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तेज घूमने जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69वां क्वेश्चन है विषुति। 69वां हमारा क्वेश्चन है विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी शब्द का क्या पुल्लिंग होगा, विदूषक। क्या होगा, विदूषक का निर्माण किया गया स्त्रीलिंग में विदुषी। क्या किया गया, विदुषी। नेक्स्ट है हमारा तपस्विनी का क्या हो गया, तपस्वी। तपस्वी व्यक्ति। ठीक है, तो तपस्विनी उसका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप को लिखिए। जैसे कि प्रिया,
प्रिया नहीं होता, ये होता है प्रिया। क्या होता है? प्रिया। इसी प्रकार से बुद्धिमान, ये होता है बुद्धिमान। श्रीमती गलत लिखा है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? श्रीमती। उसी प्रकार से उत्सव का ये है, ठीक है। तो हमारे शुद्ध रूप हो गए, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे शुद्ध रूप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण दोष अवस्था या दशा का बोध होता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण दोष अथवा दशा की क्या होता है? बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बचपन, ठीक है। बचपन क्या है? एक भाव है। ऐसी बुढ़ापा है, क्रोध है, हंसी खुशी, बानदारी, ठीक है। मोटापा, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? बानदारी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ईमानदारी। क्या होगा? ईमानदारी। ये सभी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें ये भाव के रूप में हमें समझ में आते हैं, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। अभी उपसर्ग का प्रयोग करके 4 शब्दों को लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द, पहला है अभिवादन। क्या है? अभिवादन। वादन में अभी उपसर्ग का प्रयोग करके क्या बना? अभिवादन। इसी प्रकार से अभिइष्ट, अभीष्ट, अभिमान, अभिमान, ठीक है। अभिअर्थी, अभ्यर्थी। इसी प्रकार से अभिभावक, इसी प्रकार से अभिभावक, ठीक है, अभिभावक। नेक्स्ट है हमारा अभिषेक, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक। तो ये क्या हो गए? हमारे अभी उपसर्ग से बनने वाले क्या हो गए? उपसर्ग शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? आंसर देख लेते हैं। हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कहानी होती है। बच्चे कहानी के माध्यम से किसी भी वाक्यांश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कहानियों में क्या होता है? घटनाओं को सजीव चित्रण किया जाता है। कहानियों के माध्यम से घटनाओं का सजीव चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो आंसर देख लेते हैं। कहानीकार में क्या होना चाहिए? कौतूहल होना चाहिए और जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा होना चाहिए, ठीक है। जिज्ञासा बनाए रखकर कहानीकार प्रमुख कौशल है, ठीक है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या है? कौतूहल और जिज्ञासा। जब जिज्ञासा होती है तो वो कहानी जो होती है और इंटरेस्टिंग या रोचक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। यूट्यूब चैनल पर ये फ्री क्लासेस हैं, ये फ्री क्लासेस है जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कराया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। कहानी का महत्व बताइए। कहानी का महत्व बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कहानी से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी के माध्यम से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी से क्या होता है? बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चा सोचने की क्षमता बढ़ती है उसकी, और वो सोच सकता है। उससे क्या होता है? उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कल्पना शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बालक का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। उसका मानसिक है, संवेगात्मक, इस प्रकार के सभी प्रकार के क्या होते हैं? विकास होते हैं। और लास्ट है कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन या स्रोत है, ठीक है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की राजन सीरीज, ठीक है। हिंदी की राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी बहुविकल्पी प्रश्न की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।